हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। राइट, वैसे तो ये हम लोग कर चुके हैं बट स्टिल एक बार हम इसको बुक से भी देख लेते हैं। तो हमने किया था प्राइस इलास्टिसिटी और टोटल एक्सपेंडिचर आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and total expenditure made are greatly related to each other। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए। बट इस मेथड का एक ड्रॉबैक था जो कि आपको पता भी होगा, मैं पढ़ा चुकी थी। इस मेथड से जैसे अभी तक हम करते थे आर्क मेथड, उस पर मेरे को फॉर्मूला पुट करना पड़ता है और मेरे पास आंसर आ जाता था 1.5। राइट, या परसेंटेज मेथड वाला भी फॉर्मूला पुट करते थे तो मेरा आंसर आ जाता था, कुछ भी सपोज करो 1 आ जाता था। राइट, तो मेरे को एग्जैक्ट कोफिशिएंट पता होता था कि कितना है एक्चुअल में प्राइस इलास्टिसिटी की फिगर कितनी है। बट जो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एज सच मेरे पास कोई ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मेरे पास नहीं होंगी। राइट, तो यहाँ पे ना मुझे बस एरोस की डायरेक्शन देख के फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी क्या है। राइट, इलास्टिसिटी हम इन इलास्टिक बोलेंगे या इलास्टिक बोलेंगे या यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलेंगे। राइट, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यूनिटी वाला तो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। हमने देखा था व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द गुड, राइट, फॉल्स। यहां तक क्या मतलब हुआ? क्या पढ़ रहे हैं हम कि प्राइस अगर बढ़ते हैं, राइट, तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, फॉल। अब आपको पता भी होगा टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। सपोज करो यूनिट और प्राइस। प्राइस है 2 रुपए, आप खरीद रहे हैं 5 यूनिट्स, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स खरीद रहे हैं, पर यूनिट का प्राइस कितना है, 2 रुपीज, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 10 रुपए। राइट, तो यहाँ पे ना हम इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइस को देखते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। राइट, तो अगर प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, या फिर when as a result of decrease in price, प्राइस गिर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। प्राइस गिरे और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। राइट, तो हम बोल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर दैन यूनिटी है। इसका मतलब हम किस कंक्लूजन पे निकल आए? आप अगर एरोस की डायरेक्शन, इन दोनों की एरोस की डायरेक्शन देख के फाइंड आउट करना है, राइट, कि डिमांड कैसी है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अब देखो एक एरो ऊपर जा रहा है, दूसरा एरो नीचे आ रहा है, दोनों एरोस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट जा रही है, इसको हम बोलेंगे इनवर्स। राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस टाइप की एरोज हैं, राइट, एक एरो ऊपर तो दूसरा एरो नीचे, राइट, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और अगर when as a result of increase in price of good, प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, इंक्रीज। टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, इंक्रीज। या फिर प्राइस डिक्रीज हुए, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, फॉल। प्राइस डिक्रीज हुए और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, फॉल। अब देखो एरोस की डायरेक्शन पे ध्यान दो, यहाँ पे दोनों एरो, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, चाहे वो ये वाला केस हो चाहे वो ये वाला केस हो, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे दोनों एरो नीचे हैं या दोनों एरो ऊपर है, तो अगर एरोस की डायरेक्शन सेम है, प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर के जो एरोज हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, इलास्टिसिटी लेस देन 1।
इलास्टिसिटी लेस देन 1 क्या है? क्या बोलते हैं हम उसको? इनइलास्टिक। और ये होता है इलास्टिक। इनइलास्टिक के एग्जाम्पल सोचो, कौन सी चीजें ऐसी हैं कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उन पे एक्सपेंडिचर हम कम नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा? कौन सी चीजें होती हैं ऐसी? नेसेसिटीज। क्योंकि वो चीजें चाहे भले ही प्राइस बढ़ जाए बट फिर भी मुझे सर्वाइवल के लिए वो चीज लेनी ही लेनी है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? नेसेसिटीज। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्राइस बढ़ेगी तो कोई नहीं, एक्सपेंडिचर कम कर दो, अगले महीने ले लेंगे, राइट, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कौन सी कमोडिटीज फॉल करेंगे वहां पे? लग्जरीज वगैरह, राइट। आपके टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, एसी हो गया, तो उनके एग्जांपल्स। इलास्टिक गुड्स के एग्जांपल में आपका क्या क्या फॉल करेगा? टीवी, एसी, राइट, लग्जरीज, ठीक है। और इन इलास्टिक में कौन कौन से गुड्स फॉल करते हैं पता ही आपको? इन इलास्टिक में आपका क्या फॉल करेगा? आपके जो नेसेसिटीज है, ठीक। क्योंकि नेसेसिटीज की प्राइस भले ही बढ़ जाए बट उनकी डिमांड में खिंचाव नहीं आएगा, डिमांड विल नॉट चेंज मोर, राइट। डिमांड का शिफ्ट होना बहुत कम होता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्राइस बढ़ गए तो मैंने रोटी खाना बंद कर दिया या मैंने चावल खाना बंद कर दिया, नहीं। प्राइस भले ही बढ़ जाए बट फिर भी मुझे वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है, राइट। नेसेसिटीज खरीदनी ही खरीदनी है। और अगर ऐसा केस दिख जाए आपको कि when as a result of change in price of good, total expenditure or total revenue received from that goods remain the same. पहले प्राइस 2 रुपए थे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा था 20 रुपए। अब प्राइस बढ़ गए 4, तब भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 20। सेम है ना, राइट। तो अगर प्रोपोर्शनल चेंज आ रहा है तो वो आपका कौन सा केस हो जाएगा? इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। तो proportional change in quantity demanded is equal to proportional change in price, ठीक। ठीक, तो ये हम पढ़ चुके हैं सारा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी हमारी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? मतलब प्राइस इलास्टिसिटी हम बोल सकते हैं मतलब खिंचाव, जो डिमांड का खिंचाव है वो किन किन चीज पे डिपेंड करता है? सब्सटीट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट मैंने आपको बताया भी था। जिस चीज के सब्सटीट्यूट्स जितने ज्यादा होंगे, राइट, जैसे कोक है, कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर सपोज करो कोक के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होता, पेप्सी होता, एक ड्रिंक एक्स होती, एक ड्रिंक वाई होती। तो अगर कोक के प्राइस बढ़ जाते तो लोगों के पास बतेरे और ऑप्शन थे ना, दे कुड हैव परचेज पेप्सी, दे कुड हैव परचेज एक्स, दे कुड हैव परचेज द ड्रिंक वाई। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। इसका मतलब कोक के अगर प्राइस बढ़ा दें तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा खिंचाव आ जाएगा उसमें। शिफ्ट डिमांड में क्या है? शिफ्ट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है शिफ्ट? क्योंकि कोक का सब्स्टिट्यूट आराम से अवेलेबल है। तो अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट होता है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग शिफ्ट कर लेंगे आराम से, ओके। क्योंकि सब्स्टिट्यूट मिल रहा है ना मुझे सस्ता। पर अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि वाटर, तो फिर प्राइस भले ही बढ़ा दिए जाएं बट फिर भी उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। जो कि लोग प्राइस, अगर पानी के प्राइस महंगे हो गए तो क्या लोगों के पास कोई और चारा है? क्या वो कोई और चीज खरीद सकते हैं? नहीं ना। तो वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या देखा? वाटर के प्राइस बढ़े फिर भी लोगों ने वाटर पे ही क्या रहे? स्टिक रहे, राइट, वो शिफ्ट नहीं हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खिंचाव किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक। तो अगर कोक के प्राइस बढ़ गए, सब्स्टिट्यूट्स के कांस्टेंट रहे, राइट, जैसे कि कोक के बड़े, पेप्सी वगैरह के सेम रहे, राइट, कांस्टेंट रहे, तो उससे कोक के डिमांड में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक। जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा
डिमांड उतनी ज्यादा खिंचाव होगी। जैसे कोक है, पेप्सी है, काफी क्लोज हैं, दोनों एक जैसी होती हैं। तो अगर कोक के प्राइस 2 रुपए भी बढ़े ना, तो लोग फटाफट पेप्सी में स्विच ओवर कर लेंगे। पर अगर मैं बटर और जैसे आप बनाते हैं ना सैंडविच वगैरह, तो आप मेयोनीज भी यूज करते हैं, राइट? मेयोनीज लगता है सैंडविचेस में। तो अगर बटर के प्राइसेस बढ़ गए, तो क्या बटर के प्राइस बढ़े 2 रुपए से, तो क्या लोग मेयोनीज पे स्विच ओवर करेंगे? नहीं। मतलब ठीक है, मेयोनीज हो सकता है कि सस्ता ऑप्शन हो, बट मेयोनीज उतना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बनता बटर का, वो वैसा टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो मेयोनीज इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ बटर। तो ठीक है, कुछ लोग अभी भी बटर पे ही स्टिक करेंगे, कम लोग करेंगे मेयोनीज की तरफ शिफ्ट। तो हमने क्या देखा, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है तो बटर की डिमांड सारी की सारी उस तरफ शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। पर अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो ज्यादा सब के सब लोग किस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? पेप्सी, क्योंकि हूबहू बिल्कुल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो कोक के प्राइस अगर 1 रुपए से भी बढ़े तो पीपल विल कैन इजीली कंज्यूम पेप्सी, क्योंकि पेप्सी बिल्कुल कोक की तरह होता है। बट बटर और मेयोनीज में, क्योंकि मेयोनीज बटर का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसीलिए अगर बटर के प्राइसेस बढ़ भी जाए 1-2 रुपए, तो उतने ज्यादा लोग स्विच ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि बटर तो बटर ही है, राइट? ओके। तो वैसे इसमें लिखा है गुड और सर्विस में हैव इन इलास्टिक डिमांड, राइट? जैसे सपोज करो, अगर मैं पेट्रोल की बोलूं, तो अगर मैं पेट्रोल का बोलूं तो पेट्रोल की डिमांड क्या है? भाई पेट्रोल तो कंपलसरी है ना, सबको चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। तो जब चाहिए ही चाहिए, डिमांड शिफ्ट नहीं हो सकती, पेट्रोल मेरे को चाहिए ही एनी हाउ, तो इसका मतलब पेट्रोल की डिमांड क्या है? इन इलास्टिक, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, इन इलास्टिक। पर अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, पेट्रोल के तो बहुत सारे वो है, कंपनीज बेचती हैं पेट्रोल। भारत पेट्रोलियम है, राइट? हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, रिलायंस है। हाँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, चाहे मैं इससे पेट्रोल खरीदूं, इससे खरीदूं या इससे खरीदूं। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रांड्स में चले गई तो डिमांड इज इलास्टिक। ओके, अब उसके बाद हमने पढ़ा था खिंचाव। डिमांड का खिंचाव किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आपके बजट में वो कितना पोर्शन ले रही है। अगर अब मैं अपने बजट देखूं, मैं माचिस पे हर महीने खर्च करती हूँ, सपोज करो बड़ा वाला डब्बा ले लेती हूँ होम लाइट का 10 रुपए, ठीक? तो बहुत ही कम है मेरे। सपोज करो मेरी सैलरी है 80,000, तो 80,000 रुपए में से मैं 10 रुपए किस पे खर्च कर रही हूँ? मैच बॉक्स पे। अगर मैच बॉक्स के प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाए, तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं ना, राइट? तो जो चीजें मेरे बजट में काफी कम अमाउंट होल्ड करती हैं, अगर उनके प्राइस बढ़ भी जाए तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई खिंचाव नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं डिमांड क्या है? इन इलास्टिक, ठीक? और अगर मैं लेना चाह रही हूँ इस महीने कोई टीवी, तो टीवी मैं पता करके आई 65,000 का था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ठीक है, 80,000 की इनकम है मेरी, 65,000 टीवी पे खर्च कर देती हूँ, राइट? पर अगर टीवी के प्राइस बढ़ के हो गए 78,000, अब मैं सोचूंगी कि यार रहने देती हूँ, मेरे पास फिर बचेगा ही कितना, राइट? तो क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है, राइट? इससे क्योंकि और अगर इस पे बढ़ोतरी आएगी तो मेरे बजट पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए जो चीजें मेरे बजट में काफी ज्यादा अमाउंट होल्ड करती हैं, उनकी डिमांड मैं क्या कर देती हूँ? पोस्टपोन कर देती हूँ। तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक, ठीक? तो द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, तो उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, एंड लेस तो उतनी कम इलास्टिसिटी। अब जैसे जिन चीजों में मैं कम खर्च करती हूँ, अपनी इनकम का कम पोर्शन, जैसे कि सॉल्ट हो गया, मैच हो गया, बटन, यार पहले 1 रुपए का बटन आ रहा था, अब 3 रुपए का आ रहा है, तो क्या मैं डिमांड चेंज कर दूंगी? नहीं ना, उतना फर्क मुझे नहीं पड़ रहा है। तो उनकी डिमांड क्या रहती है? हाईली इनइलास्टिक। अब है खिंचा, डिमांड कितना खिचड़ी है, वो किस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाई, वो कमोडिटी आपकी किस प्रकार की जरूरत पूरी कर रही है। अब आपको पता है आपकी जरूरत अलग अलग हो सकती है, आप कुछ होती है नेसेसिटीज, कुछ होती हैं लग्जरीज। नेसेसिटीज के केस में क्या देखा गया है, अब तक आपको इतना पता चली गया है, अगर उनके प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, राइट? रोटी के प्राइस बढ़ गए तो क्या मैं रोटी खाना बंद कर दूंगी? नहीं ना, तो डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा, मेरी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही चलती रहेगी। तो नेसेसिटीज के केस में डिमांड क्या देखी गई है? इन इलास्टिक, ठीक है। और अगर लग्जरीज की बात की जाए,
जैसे मेरे को एसी खरीदना है, एसी के प्राइस बढ़ गए इस बार, तो मैं सोचूंगी चलो कोई नहीं, पोस्टपोन कर दो। तो जब मेरी डिमांड पोस्टपोन हो सकती है, इसका मतलब डिमांड कैन इजीली शिफ्ट ना, खिंचाव है डिमांड में, पोस्टपोन कर रही हूं मैं, तो इसका मतलब डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है। तो लग्जरीज वगैरह के केस में वेर आई कैन इजीली राइट लाइक पोस्टपोन माय डिमांड, राइट, तो वहां पे मैं बोल सकती हूँ डिमांड इज इलास्टिक। और जो लग्जरीज के केस में, और अगर नेसेसिटीज की बात करें तो नेसेसिटीज तो मुझे एनी हाउ कंज्यूम करनी ही है, जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, तो अगर उनके प्राइसेस बढ़े भी ना तो क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मेरी डिमांड उतनी ही रहेगी जितनी मैं पहले कर रही थी। तो डिमांड क्या है यहाँ पे, इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, किस कमोडिटी के कितने यूजर्स है, मैंने आपको ये मिल्क का एग्जांपल भी बताया था। मिल्क के अगर प्राइस गिरेंगे तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि मिल्क बहुत, इट कैन बी यूज फॉर कंज्यूमिंग, मिठाई बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज बना सकते हैं, राइट। इसीलिए मिल्क के प्राइस घटेंगे तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या है, चेंज हो रही है ना डिमांड, तो इलास्टिक। और अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, मेडिसिन के प्राइस गिर गए तो क्या सब लोग मेडिसिन पहुंचने लेने पहुंच जाएंगे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेडिसिन क्या करेंगे लेके, तो मेडिसिन के प्राइस भले ही घटे बट मेडिसिन की डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक। तो द मोर द पॉसिबल यूजेस ग्रेटर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, एंड वाइस वर्सा, उल्टा, जितने लेस पॉसिबल यूजेस होंगे उतनी लेस इलास्टिसिटी होगी, या फिर इन इलास्टिक जिसको बोलेंगे। मिल्क। ठीक। टाइम पीरियड, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके पास काफी टाइम कम पीरियड कम है, तो जो है आपको उससे ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, तो डिमांड में खिंचाव नहीं आ सकता है, तो हेंस द डिमांड कैन बी सेड टू बी इन इलास्टिक इन शॉर्ट रन। जबकि लॉन्ग रन में यू गेट इनफ टाइम पीरियड फॉर एडजस्टमेंट, राइट, तो आपके पास इनफ टाइम मिल जाता है, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो नाउ यू कैन, what you can do, you can select any of the option, right। तो इसका मतलब जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि कब होते हैं, लॉन्ग रन में, तो मैं बोलूंगी डिमांड क्या हो जाएगी लॉन्ग रन में, इलास्टिक। हैबिट, अब एक तो बताइए, अगर आपको किसी चीज की लत है, हैबिचुअल हो आप, चाय मुझे चाहिए ही चाहिए, टी सुबह उठ के, उसके बिना मेरे से काम नहीं होता, तो भले ही टी के प्राइसेस बढ़ जाएं बट मेरे डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डिमांड इज इन इलास्टिक। तो अगर मैं किसी चीज की हैबिचुअल कंज्यूमर हूं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। टाइट डिमांड मैंने बताया, अगर आपने कार ली है तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पेट्रोल की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, राइट। जो गुड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक लिया तो दूसरा लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट, तो इन इलास्टिक। प्राइस रेंज, जो बहुत सस्ती चीजें होती हैं, जैसे कि बटन, पहले 1 रुपए का आ रहा था, अब 3 का हो गया, तो इसके प्राइस भले ही बढ़े तो उतना फर्क नहीं पड़ा, मैं बटन लेने गई, मैंने 3 रुपए का भी बटन ले लिया, तो डिमांड में कोई खिंचाव नहीं आया बटन के केस में, राइट। तो क्या देखा मैंने, क्यों नहीं खिंचाव आया, क्योंकि प्राइस रेंज कम है, 1 रुपए देती थी 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, क्या फर्क है। ठीक है, तो जो गुड्स का प्राइस बहुत कम होता है, राइट, उनकी डिमांड क्या होती है, जिनकी प्राइस रेंज कम है उनकी डिमांड है इन इलास्टिक। हाँ, जिनकी प्राइस रेंज थोड़ी हाई है, जैसे कि टीवी हो गया, एसी हो गया, वहां पे अगर प्राइस हाई हो गए तो मैं अपनी डिमांड शिफ्ट कर लूंगी, मैं अपनी पोस्टपोन कर दूंगी, तो यहाँ पे डिमांड शिफ्ट हो सकती है। तो इनके केस में क्या देखा गया है, डिमांड इज इलास्टिक। उसके बाद कुछ गुड्स होते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा हाई रेंज वाले, लग्जूरियस, जिसको अल्ट्रा लग्जूरियस गुड्स बोलते हैं, जैसे कि डायमंड्स हो गए। भाई जिन लोगों के पास बहुत ही पैसा है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, राइट। चीज 1 लाख रुपए से महंगी होगी, 2 लाख से हो गई, 4 लाख से होगी, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उनके केस में भी प्राइजेस कितने भी बढ़ जाएं बट उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उन लोगों के केस में हम बोल सकते हैं डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक। ये जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो इंफीरियर फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बाजरा पहले 10 रुपए का आता था, अब 20 रुपए हो गया, तो क्या वो राइस खरीद लें, अरे राइस तो 40 रुपए का है, राइट, तो बाजरा ही सस्ता है, अभी भी बाजरा भले ही 20 का हो गया बट फिर भी बाजरा ही सस्ता है, तो दे विल कीप
on, they will keep purchasing bajra because bajra bhale hi bajra ke prices have risen but still it is cheaper than rice, so they will continue to purchase bajra. So hence we can say that the demand for bajra is what, inelastic. So inferior commodities के case में भी we have seen that the demand remains inelastic. तो जो बहुत हाई प्राइस रेंज और बहुत लो में होते हैं वो उनकी इनइलास्टिक, और मिडिल रेंज वाले इलास्टिक। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी की नॉलेज होनी क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, अगर एक कंपनी को प्राइसेस सेट करने हैं, प्राइस डिसाइड करने हैं, राइट? सपोज करो मैं सोच रही हूँ कि यार कंपनी को थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया जाए, तो चलो प्राइस बढ़ा देते हैं। पर अगर उस चीज जिस जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उस प्रोडक्ट की डिमांड सपोज क्या है, इलास्टिक, सपोज करो कंपनी बेच रही है टीवी, तो क्या फायदा होगा प्राइस बढ़ा के? लोग क्या कर देंगे, डिमांड पोस्टपोन कर देंगे, खरीदेंगे ही नहीं। तो अगर प्राइस बढ़ाने ही है तो ऐसी चीजों के बढ़ाओ कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो लोग क्या करें, उस चीज को खरीदते रहें, जैसे कि नेसेसिटीज। ठीक है, क्योंकि भले ही आपने प्राइस बढ़ाए फिर भी आपका सामान बिकेगा, क्योंकि वो चीजें क्या है, बहुत ही एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। तो नेसेसिटीज के प्राइस बढ़ाओ, तब जाके कंपनी को क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो सकता है। ठीक है, तो किस चीज के प्राइस बढ़ाने हैं, किस चीज के नहीं बढ़ाने हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्या आपको मार्केट में नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से चीजों की डिमांड इलास्टिक है, कौन सी चीजों की इनइलास्टिक है। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, और अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो यस, प्राइस बढ़ा के फायदा है, क्योंकि डिमांड में खिंचाव नहीं आएगा, डिमांड विल रिमेन सेम। तो अब आप पहले 2 रुपए की चीज बेच रहे थे, अब आप 10 की भी बेच सकते हो, क्योंकि डिमांड क्या है, उतनी ही रहेगी, राइट? सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्या मूवी टिकट्स को महंगा कर दे, 400 रुपए का कर दे टिकट? अरे, लोग जाने बंद कर देंगे तो सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अगर सरकार रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो ऐसी चीज का बढ़ाए जहां पे सरकार को पता है कि क्या हम प्राइसेस बढ़ा भी दें तो लोग हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जैसे कि लिकर, राइट? लिकर कितनी भी महंगी कर दे सरकार, बट फिर भी सरकार को रेवेन्यू होगा अर्न। क्यों? क्योंकि लिकर लोग क्या है, लोगों के लिए लिकर क्या है, नेसेसिटी है कई लोगों के लिए। तो लिकर के प्राइस बढ़ा के सरकार अपनी आमदनी बढ़ा सकती है, पर हाँ, मूवी टिकट्स के ऊपर टैक्स लगा के सरकार आमदनी बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती। तो इसीलिए सरकार, अगर सरकार को रेवेन्यू बढ़ाना है अपना, तो सरकार किन चीजों के ऊपर रेवेन्यू बढ़ाती है? जिन चीजों की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक, जिन चीजों की डिमांड चेंज नहीं हो सकती है, इट विल रिमेन सेम एज अर्लियर, जैसे कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया। ठीक, उसके बाद है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। हमने क्या था, इनकम इलास्टिसिटी वही चीज है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी है, बस फॉर्मूला सेम है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हाँ, वहां पे फर्क आ रहा था डिमांड में, किसकी वजह से, प्राइस चेंज होने की वजह से। यहाँ पे डिमांड में चेंज आ रहा है किस वजह से, इनकम की वजह से, इसीलिए हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह क्या कर दिया, परसेंटेज चेंज इन इनकम। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक, तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, ये सारा केस मैंने आपको कराया था कॉपी से। ठीक, तो वही, अगर आपकी इनकम बढ़ी और आपका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और आपकी इनकम बढ़ी और आपका जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर था वो क्या हो गया है, कम हो गया है, राइट? तो आप हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, और अगर बराबर है, इनकम बढ़ी बाय 2%, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा बाय 2%, तो प्रोपोर्शनेट चेंज है ना, राइट? तो यहाँ पे हम बोलेंगे इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इनकम इलास्टिसिटी 0, मैंने कराया भी था,
इनकम बढ़ी आपकी बाय 20%, बट किसी चीज की डिमांड आपकी, जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए, बट डिमांड चेंज नहीं हुई, सेम, राइट। डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है। तो कौन सी चीजें होंगी ऐसी कि जहां पे इनकम बढ़ रही है बट आप उस चीज की डिमांड नहीं कर रहे हो? तो बटन्स। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या खूब सारे बटन्स ले लोगे क्या? नहीं ना। तो बटन्स की डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा जब आपकी इनकम बढ़ी थी। तो हम बोल सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी क्या है? जीरो। मतलब डिमांड फॉर गुड इज क्वाइट अनरेस्पॉन्सिव। ठीक। और जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, तो यहाँ पे क्या है आपका, मैंने आपको लिखवाया भी था कॉपी में, नोट्स हैं इसके सारे। फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। ठीक। नॉर्मल गुड्स मतलब टीवी हो गया। अगर मेरी इनकम बढ़ी तो टीवी के ऊपर भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, राइट। तो दोनों एरोज एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे भी वही लिखा है। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या पढ़ाया था मैंने? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या था, याद करो। इनकम बढ़ी और पर्टिकुलर चीज पे आपका खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। ऐसा कौन सा केस में होगा? ऐसा होता है इंफीरियर गुड्स पे, क्योंकि पहले मेरी आमदनी कम थी तो मैं इंफीरियर गुड्स खरीद रही थी। अब मेरी आमदनी बढ़ गई है तो मैं उन इंफीरियर गुड्स पे एक्सपेंडिचर क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो एरोस क्या है? रिवर्स जा रहे हैं। एक एरो ऊपर जा रहा है तो दूसरा एरो नीचे आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? क्या है? आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है। क्योंकि जब एरोज ऑपोजिट जाते हैं तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव। एक डायरेक्शन में जाते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव। और अगर बराबर का ही चल रहा है, इनकम भी बढ़ी उतने से ही और खर्चा भी उतने से ही बढ़ा, तो हम बोल सकते हैं क्या? इक्वल टू 1। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम अगर हम बोलें लेस देन 1, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे अगर आपको कोई ये दे दे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज लेस देन 1? तो इलास्टिसिटी किसके लिए स्टैंड करेगा? डिमांड के लिए। और 1 किसके लिए स्टैंड करेगा? इनकम के लिए। ठीक। ठीक है। इलास्टिसिटी किसके लिए स्टैंड करता है? मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड के लिए। और 1 किसके लिए स्टैंड करेगा? इनकम के लिए। इसका मतलब इनकम में ज्यादा प्रतिशत चेंज है जबकि क्वांटिटी डिमांडेड उतनी चेंज नहीं हो रही है। मतलब इनकम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इनकम बढ़ी मेरी 20% से और किसी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड मैंने बढ़ाई तो सही बट बाय 3%। यही तो हुआ। तो मैंने क्या देखा? क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स कम है ना। देखो 20 और 3 कौन कम है? 3। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? जब डिमांड का रिस्पॉन्स कम होता है तो मैं क्या लिखती हूँ? इन इलास्टिक। क्या लिख सकती हूँ? इन इलास्टिक। या फिर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, जो मैंने यहाँ पे लिखा, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज लेस देन 1। ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही है। ठीक। तो ऐसा किस केस में होता है कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इनइलास्टिक। किस केस में होता है ऐसा? कौन से एग्जांपल्स? आप खुद सोचो, फिगर्स देख के अनुमान लगाओ कि कौन सी चीज ऐसी है कि मेरी इनकम तो काफी बढ़ी, तो अब मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया बट मैंने डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई। तो किस केस में होता है? यार नेसेसिटीज के केस में ना। राइस, पहले मैं 3 kg राइस खरीदती थी, अब मेरी इनकम एकदम से 1 लाख रुपए से बढ़ गई, तो क्या 50 kg राइस लूंगी? नहीं ना। जब खाना तो मैं उतना ही खाऊंगी ना। हाँ ठीक है, 4 kg राइस ले लिया, 5 kg राइस ले लिया, तो इनकम अगर मेरी बढ़ी है 2 लाख रुपए से, तो क्या 1 लाख रुपए के राइस ले लूं? नहीं ना। राइस पे एक्सपेंडिचर करूंगी। ठीक है, राइस का एक्सपेंडिचर मैंने बढ़ाया बट चलो और अच्छी क्वालिटी के राइस ले लिए तो राइस पे मेरा खर्चा 1000 रुपए और बढ़ गया या 2000 बढ़ गया।
ठीक है, पर फिर भी हमने क्या देखा, राइस पे एक्सपेंडिचर, इन दोनों को कंपेयर करो, इनकम ज्यादा प्रतिशत से बढ़ी है और राइस पे एक्सपेंडिचर कम है, तो ये क्या है आपका, डिमांड का रिस्पॉन्स कम है ना, सॉरी डिमांड, हाँ क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड पे मैंने खर्चा कम किया है, इनकम का ज्यादा रिस्पॉन्स है, तो ये कौन सा केस होगा आपका, जहां पे डिमांड का रिस्पॉन्स कम होता है, खिंचाव कम होता है, ये कौन सा केस होता है, इन इलास्टिक। और आपने देख लिया इन इलास्टिक आप कहां देखोगे, नेसेसिटीज के केस में, राइट, क्योंकि नेसेसिटीज भले ही प्राइस बढ़े या घटे, नेसेसिटीज की क्वांटिटी डिमांडेड मैं हमेशा सेम ही रखती हूँ, राइट। ये अब ये नहीं होगा कि मैं अमीर हो गई तो मैं एक रोटी की जगह 50 रोटी खा रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं नेसेसिटीज पे खर्च नहीं करती, मैं अब ट्रिप्स ट्रिप्स वगैरह पे खर्च करूंगी। मेरी इनकम बढ़ी 50,000 रुपए से, मैंने एक ट्रिप बुक करा दिया 2 लाख रुपए का, धीरे धीरे देते रहेंगे पेमेंट, राइट, लोन करा लिया 2 लाख रुपए का, तो हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा, इनकम तो बढ़ी 50,000 से और खर्चा बढ़ा दिया मैंने 2 लाख से, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर दी, 2 लाख से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनकम, तो इसका मतलब डिमांड क्या होगी मेरी, इलास्टिक, ठीक। तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, हाउस होल्ड की इनकम बढ़ी बाय 10%, डिमांड फॉर वीट राइजेस बाय 5%, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो ना, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 5 अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम 10, तो कितना आ गया आंसर, 0.5, लेस देन 1 है ना, इसका मतलब इन इलास्टिक, और आपको पता है इन इलास्टिक कहाँ देखा जाता है, नेसेसिटीज के केस में, तो वीट तो नेसेसिटी है। अगला एग्जांपल टीवी का था, टीवी की डिमांड बढ़ गई, इनकम बढ़ी 10% से, टीवी की डिमांड बढ़ गई 20% से, तो फिगर देख के ही बता सकते हो आप, वैसे तो सारी चीजें फिगर देख के ही बता सकते हो कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो इनकम है बढ़ी बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स है 20%, तो क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है तो मैं क्या बोलूंगी, डिमांड इज इलास्टिक, और देखो फॉर्मूले में भी पुट करा तो क्रॉस चेक भी हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम 10, तो कितना आया आंसर मेरा 2, विच इज ग्रेटर देन 1, तो जब ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, इलास्टिक। बाजरा के केस में इनकम बढ़ी मेरी 5% से और बाजरा की डिमांड गिरी 2% से, तो जब नेगेटिव है ना तो मैंने इसको माइनस, गिर रही है डिमांड बाय 2%, तो मैंने इसको माइनस में लिख दिया, ठीक है, -0.4, तो इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 0 आएगी, ठीक। तो इंफीरियर कमोडिटी के केस में इलास्टिसिटी मेरी नेगेटिव ही देखती होती है, और ये केस है कैसा है, इनकम भी बढ़ी बाई 7% और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी बाई 7%, तो 1, तो यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। बटन्स के केस में इनकम तो बढ़ी 5% से, बट बटन की डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो बिल्कुल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 मतलब डिमांड का कोई रिस्पॉन्स, डिमांड में कोई इलास्टिसिटी नहीं है, बिल्कुल चेंज ही नहीं हुई है, 0, इसका मतलब 0 इनकम इलास्टिसिटी। और इसके लिए एक और शब्द यूज कर सकती हूँ, जब 0 इनकम इलास्टिसिटी होती है तो क्या बोलती हूँ मैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के भी बोल सकती हूँ, राइट, परफेक्टली इन इलास्टिक, याद करो। अब दे रखा है लग्जरी और नेसेसिटी और इंफीरियर गुड्स, इनका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो चीज मेरे लिए नेसेसिटी है, सपोज करो नेसेसिटी मेरे लिए एसी मेरे लिए नेसेसिटी है गर्मी के मौसम में, पर हो सकता है एक गरीब आदमी के लिए एसी क्या हो, लग्जरी हो, राइट, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हो सकता है किसी के लिए कोई चीज नेसेसिटी हो तो अगले बंदे के लिए वो चीज क्या हो, लग्जरी, राइट। मेरे लिए 3 टाइम का मील बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बट एक गरीब आदमी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए तो 3 टाइम का खाना क्या है, लग्जरी है ना। तो इनकम इलास्टिसिटी की नॉलेज होना क्यों जरूरी है भाई, बिजनेस हाउसेस को पता होना चाहिए कि अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो कंपनी भी उसका फायदा उठाएगी, तो अगर कंपनी अपने रेवेन्यूज बढ़ाना चाहती है
तो लोगों की इनकम जब बढ़ेगी तो कंपनी क्या नेसेसिटी प्रोड्यूस करेगी? नहीं, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो लोग नेसेसिटीज पे खर्च नहीं करते हैं। नेसेसिटीज की डिमांड क्या रहती है? इनइलास्टिक। तो कंपनी किन चीज टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करेगी? लग्जरीज का, अच्छे अच्छे टीवी, अच्छे अच्छे एसी, राइट? क्योंकि लोग जब अपनी इनकम बढ़ते हैं तो लोग अपना खर्चा किन चीजों पे करते हैं? लग्जरीज, टीवी, एसी, राइट? इन पे अपना खर्चा बढ़ाते हैं, ना कि खाने पीने में। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी हमने कराई था। यहाँ पे हम बात करते हैं एक चीज, एक्स के प्राइस की। एक्स के प्राइस से किसकी डिमांड पे बड़ा चेंज आ रहा है? वाई की डिमांड पे। ठीक, ऐसा कहाँ देखा जाता है कि एक चीज का प्राइस तो दूसरी चीज की डिमांड? ऐसा देखा जाता है दो जगह, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का हम कर चुके थे, जैसे कि टी एंड कॉफी। अब तो ये रट भी गया होगा, अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। क्या कॉफी की डिमांडेड, क्या कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड इसीलिए बढ़ रही है कि कॉफी के प्राइस गिरे? नहीं, कॉफी के प्राइस तो कांस्टेंट रहे। प्राइस किसके बढ़े? टी के। तो क्या हो जाएगा? लोग टी खरीदनी कम कर देंगे और कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो कैसा बनेगा इसका एग्जाम, इसका वो, इधर मैंने टी रखा और क्वांटिटी डिमांडेड इधर आता है। क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बात कर रही हूँ मैं? कॉफी। प्राइस इस एक्सेस पे प्राइस रखते हैं, वाई एक्सेस पे, राइट? वाई एक्सेस पे मैंने प्राइस रखा। प्राइस किसकी बात कर रही हूँ मैं? टी की। पहले टी का प्राइस था 10 रुपए, तो लोग कॉफी खरीद रहे थे 1 यूनिट। अब टी का प्राइस बढ़ गया है, 20 हो गया है, तो लोग, पीपल विल स्टार्ट परचेजिंग कॉफी। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए थे, इनको मैं करूंगी तो कैसा आया? अपवर्ड, पॉजिटिव स्लोपिंग, राइट? तो मुझे ग्राफ की डायरेक्शन, एरो के, ये ग्राफ मेरा कैसा आ रहा है, कैसा कर्व है? अपवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब अपवर्ड स्लोपिंग मतलब पॉजिटिव। अब वहां वहां से भी पता करने की जरूरत नहीं है, एरो से ही पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी देखो, दोनों एरोस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या रिलेशन होता है अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं? पॉजिटिव। तो हमने क्या देख लिया? अगर हमने क्या देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स में, राइट? अगर एक के प्राइस बढ़े तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशन देखते हो आप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? हम देखते हैं पॉजिटिव रिलेशन। सो अप स्लोप अपवर्ड या पॉजिटिव। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में उल्टा हो जाएगा, राइट? सोचो कार एंड पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक साथ यूज होने हैं। तो अगर कार के प्राइस में बढ़ोतरी आती है, राइट, तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे एंड एज अ रिजल्ट पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन आ जाएगी। एरोस की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव या फिर इनवर्स। और नेगेटिव कर्व, इसका मतलब नाम से पता चला, नेगेटिव कर्व। नेगेटिव कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और पॉजिटिव कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक, तो वही है। पहले पेन सस्ता था तो लोग इंक भी ज्यादा ज्यादा खरीद रहे थे। अब पेन महंगा हो गया है तो लोग इंक भी कम खरीद रहे हैं, इतने इंक खरीद रहे हैं। एम, दो पॉइंट है। तो कैसा आ गया मेरा कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? इनफाइनाइट। परफेक्ट मतलब बिल्कुल, जैसे टी और कॉफी परफेक्ट तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जिन लोगों को टी का टेस्ट होता है वो कॉफी उनको कई बार अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर दो चीज बिल्कुल परफेक्ट है, हू बहू, राइट, जैसे कोक और पेप्सी, तो हू बहू सेम है। तो अगर कोक के प्राइस थोड़े से बढ़े तो पेप्सी की डिमांड तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सारे कोक के कस्टमर्स किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? पेप्सी की तरफ। तो पेप्सी की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है इन्फिनिटी तक। ठीक, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज इनफाइनाइट। तो जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उतने ज्यादा क्रॉस इलास्टिसिटी आप देखेंगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में तो खैर पेप्सी की डिमांड बढ़ ही गई,
ये था परफेक्ट वाला एग्जाम्पल। अगला है टी कॉफी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं बट परफेक्ट नहीं करते हैं। तो टी के प्राइस अगर बढ़े हैं तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। ठीक है, बट ठीक है, बढ़ गई 30%, 40%। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे टी पीने वाले लोग किस तरफ शिफ्ट हो जाएं कॉफी में, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव है बट नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो कहाँ होता है, जहां पे बिल्कुल क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जैसे कि कोक और पेप्सी में था। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स बना चुकी थी सारे वैसे, बट एक बार फिर भी चलो बुक से रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है मैनेजर्स के लिए। क्योंकि अगर टी के प्राइस बढ़ाने की सोच रहे हैं कंपनी वाले, तो उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं टी बढ़ने से, टी के प्राइस बढ़ने से क्या ऐसा ना हो कि टी की डिमांड कम हो जाए, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएं ज्यादा लोग। बट कंपनी को पता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, जिन लोगों ने टी पीनी है उन्होंने पीनी ही है, तो प्राइस बढ़ा भी दिए जाएं तो उतने ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा। पर हाँ, कोक और पेप्सी वाले ये बात सोचेंगे, क्योंकि कोक को पता है कि पेप्सी बिल्कुल हूबहू ड्रिंक बनाता है, तो कोक अपने प्राइस 1 रुपए से भी नहीं बढ़ाएगा। ठीक, तो क्रॉस इलास्टिसिटी की नॉलेज के हिसाब से ही कंपनी ने क्या करा, डिसीजन लिया। ओके, ठीक है, तो आप ये करेंगे अपना, ये आपका क्रॉस इलास्टिसिटी निकाली गई है, कौन से फॉर्मूले से निकाल रखी है इन्होंने, परसेंटेज मेथड से निकाल रखी है, क्योंकि बेस इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज को ले रखा है। प्राइस में भी बेस ले रखा है, क्वांटिटी में भी बेस ले रखा है। तो जब आप पर्टिकुलर चीज को बेस लेते हैं, इसका मतलब यू आर यूजिंग परसेंटेज फॉर्मूला। ओके, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी था कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्स करेगी किस किस, अगर एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गुड्स डिमांड टू चेंज इन फर्म्स स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। जनरली होता है कि एडवर्टीजमेंट अगर बढ़ाया जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को पता चलता है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, तो इसमें भी अलग अलग है। अगर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब खर्चा तो किया बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, राइट। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो 1 stands here for advertisement expenditure, E spent for quantity demanded। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा किया पर उस हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ी, तभी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ ये मुंह खुला हुआ है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है बट उस हिसाब से क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आया है। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आता है तो वैसे भी उसको क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। और जब बराबर का चेंज आया है, मैंने एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा बढ़ाया 10% से, डिमांड भी बढ़ी बाय 10%, तो ये हो गया कौन सा, यूनिटरी इलास्टिसिटी या इक्वल टू 1 वाला। और अगर ग्रेटर देन 1 वाला है तो ये तो पता ही है, खर्चा किया मैंने एडवर्टीजमेंट में 2% से, और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई मेरी 10% से। तो डिमांड में ज्यादा रिस्पॉन्स है ना, जब डिमांड में ज्यादा रिस्पॉन्स होता है तो क्या बोलती हूँ, इलास्टिक, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप स्टडिंग।